नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी मित्रों का अपने चैनल एनएमई कॉर्नर में। इस वीडियो की प्रस्तुत करूंगा मैं रमेश चंद्रा। आज जिस टॉपिक की हम बात करेंगे वो है सरफेसी एक्ट। हम आज सरफेसी एक्ट क्यों खबरों में था और इसको लेकर क्या खबरें जो कंटिन्यू हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, हम उनकी बात करेंगे। आज विशेष रूप से ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक जुड़ेगा आपके इकोनॉमी के खंड से, जो आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था का खंड है जीएस में, वहाँ से ये टॉपिक जुड़ता हुआ है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। आज जिन बिंदुओं पे हमारी चर्चा होगी उनमें मुख्यतः सबसे पहला बिंदु है चर्चा का कारण, जिसकी हम बात करेंगे चर्चा में क्यों था। फिर हम बात करेंगे सरफेसी एक्ट अधिनियम 2002 की कि ये क्या है, इसकी क्या विशेषताएं थी। उसके बाद हम बात करेंगे सहकारी बैंकों के बारे में। फिर हमारी चर्चा का जो रुझान मूव होगा वो हम बात करेंगे आपसे सहकारी बैंकों का महत्व क्या है। उसके बाद हमारी जो अगली बात होगी वो सहकारी बैंकों की समस्याएं क्या हैं, इन पे हम बात करेंगे। और लास्ट में जो बैंकों का नियमन करता है, जो बैंकों को नियमित करता है, आरबीआई की हम डिटेल बात करेंगे, एनालिसिस करेंगे और वहाँ से हम मूव करेंगे अपने वीडियो के अंतिम पार्ट में। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक को, सरफेसी एक्ट, जिसका डिटेल है सरफेसी एक्ट के दायरे में सरकारी बैंक, सहकारी जो बैंक है उसके दायरे में आए। इसके लिए हुआ क्या, एक एक्टिविटी थी, सर्वोच्च न्यायालय जो है उसके जो 5 न्यायाधीश की लोगों की एक पीठ बैठी, जिसमें ये कहा गया कि बात हुई कि उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला दिया और उन्होंने कहा कि जो सरफेसी एक्ट 2002 है उसके अंतर्गत जो उसके दायरा होगा, उसका दायरा न केवल प्राइवेट या गवर्नमेंटेड बैंक ही नहीं होकर बल्कि इसके तहत आपकी सहकारी बैंक भी शामिल होंगे। ये जो फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अहम, इन्होंने कहीं ना कहीं सरफेसी एक्ट के क्षेत्र का विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों की जड़ तक पहुंचा दिया। अब देखेंगे तो इससे जो एनपीए की समस्या थी, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट था, वो वसूलने में आसानी होगी। आसानी क्या होगी, इससे जो सहकारी बैंकों के एनपीए थे, जो सहकारी बैंक जिनकी धन गायब हो जा रहे थे, लैप्स हो जा रहे थे, जिनका डिफ़ॉल्ट हो जा रहे थे मनी, या जो पैसे नहीं मिल पा रहे थे, एनपीए बन रहे थे, ऐसे पैसे को सरफेसी एक्ट के तहत पाया जा सकता है, लिया जा सकता है। इसके लिए एआरसी बनेगी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनेगी और वो कंपनी इन पैसों को वसूलेगी। ये बात कही गई है। तो इस चर्चा में हम आपसे बात करेंगे अभी कि एनपीए क्या होता है और एआरसी क्या है। उसके बाद यहीं पे हम आपसे डिटेल में बात करेंगे अन्य जिन टॉपिकों की हमने बात की है। तो ठीक है, आगे बढ़ें। तो अगली चीज़ जो है सरफेसी एक्ट क्या है, सबसे पहले हमें जो जानना होगा, जो सबसे महत्वपूर्ण है कि सरफेसी एक्ट का किस उद्देश्य से बनाया गया, उसका करने का कार्य क्या था। सरफेसी एक्ट जिस उद्देश्य से बनाया गया वो था, देखिए एक मिनट, सरफेसी एक्ट जिस उद्देश्य से बनाया गया वो उद्देश्य था सरकार की जो एनपीए है, जो बैंकों की एनपीए बढ़ रही है, उनको वसूला जाए, उनकी वसूली की जाए। आपको हम बता दें कि एनपीए होता क्या है। एनपीए समझ लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे हिंदी में गैर निष्पादनकारी संपत्ति के नाम से जानते हैं। ये होता क्या है, इसे जानना आपके लिए बहुत सर जो एनपीए होता है, ध्यान दीजिए, एनपीए जो होता है, अगर कोई भी ऋण आप किसी ने लिया है, अगर कोई बैंक, मान लीजिए एक्स बैंक है, मान लीजिए ये एक्स बैंक है, इस एक्स बैंक ने पर्सन ए को ऋण दिया है। अगर ये पर्सन ए 90 दिनों तक बैंक का ना मूलधन जमा करें और ना ही बैंक पे जो ब्याज है उसे पे करे, अगर ये दोनों चीज 90 दिनों तक कम से कम नहीं जमा की गई हैं, 90 दिनों तक नहीं जमा की गई हैं, तो वह राशि एनपीए में चली जाती है, नॉन परफॉर्मिंग, ऐसी राशि जो निष्पादनकारी नहीं होती। ऐसे ही राशि को, ऐसे ऋण को एनपीए कहा जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहा जाता है। उम्मीद है कि आपको एनपीए
का ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब आपको ये टॉपिक समझ में आया कि एनपीए है क्या है। अब देखिए एनपीओ की वसूली, जो एनपीए हैं उनकी वसूली के लिए एक एक्ट लाया गया जिसका नाम था सरफेसी एक्ट। एकदम यहाँ तक क्लियर, ठीक है। आगे चले। अब देखिए इसके लिए जो वित्तीय संस्थान जो एनपीए से निपटने के लिए बनी थी उनका नाम था परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी, यानी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ये क्या होती हैं, जैसा कि परिभाषा में बताई गई, इनका उद्देश्य है जितने एनपीए हैं इनकी वसूली की जाए। जितने भी एनपीए हैं, गैर निष्पादनकारी संपत्ति है, उनकी वसूली की जाए, उनकी रिकवरी की जाए। इसकी रिकवरी के लिए वो कई तरह की तैयारी करते हैं। और आपको यहाँ जानकारी के लिए हम बता दें कि जो एआरसी होती है इसे लाइसेंस प्रदान करती है आरबीआई। आरबीआई एआरसी को लाइसेंस देती है और इन्हें पावर और इन्हें शक्ति देने का कार्य करती है सरफेसी एक्ट। ध्यान रखिए, जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होती है उन्हें ताकत या उन्हें पावर देती है सरफेसी एक्ट, और उन्हें जो लाइसेंस देती है वो अपनी नियमनकर्ता संगठन आरबीआई करती है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ बातें स्पष्ट होंगी। यहाँ से अगर आगे हम चलें तो बात करेंगे जो पहली एआरसी हमारी थी, जो पहली एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी हमारी थी, उसका नाम है ARCIL, और इसी के तहत उसका गठन किया गया था। एकदम क्लियर। अब देखिए सरफेसी एक्ट के बारे में हमने बात की। अब यहाँ से अगर हम आगे बढ़ें तो हम बात करेंगे सहकारी बैंकों की, कि सहकारी बैंक होते क्या हैं। देखिए आपको बहुत ही आसानी से समझ लेना होगा कि ये जो बैंक होते हैं और ये होते हैं सहकारिता पर आधारित। सहकारिता क्या होता है, ये सहकारिता पर आधारित होते हैं, यानी कोऑपरेशन, सहयोग पर। आप देखेंगे आपके सहकारिता आपके लिए संविधान में भी चर्चा की गई है, और इकोनॉमी यानी सहकारिता को ग्रामीण क्षेत्र से जोड़ के देखा जाता है। यानी जो हमारा रूरल डेवलपमेंट है, जो हमारा ग्रामीण विकास है, उससे जोड़ के सहकारिता को देखा जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और समझ लेना आवश्यक है कि सहकारिता का और यूज क्या है। देखिए आपको बता दें कि सहकारी बैंक वे बैंक होते हैं जिनका गठन सहकारिता के आधार पर किया जाता है। इनकी जो नियमन होता है, इनकी जो इनका रेगुलेशन होता है, वो राज्य सरकार तथा आरबीआई दोनों मिलकर करती हैं। यानी ये जिनका कंट्रोल होता है, मुख्यतः मेनली कंट्रोल राज्य सरकार के अंतर्गत होता है, लेकिन इनकी जो मॉनिटरिंग करती है वो आरबीआई करती है। इसके लिए आरबीआई जिन 2 एक्टों का प्रयोग करती है उनमें पहला एक्ट है बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949। दूसरा जो एक्ट है बैंकिंग कानून अधिनियम 1965। इन 2 एक्टों का प्रयोग करती है आरबीआई। आगे अगर हम बात करें, इनका जो प्राथमिक लक्ष्य होता है, इनका जो मोटो होता है, इनका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है। सहकारी बैंकों का आपका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो अधिक से अधिक उत्तम सेवा प्रदान करना। किनको, जो सहकारिता से जुड़े हुए हैं ऐसे लोगों को। यानी ये लाभ कमाने के लिए नहीं बनी हुई है, इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है। मेनली पहला उद्देश्य इनका यही है कि सहकारिता से जुड़े लोगों को सर्वोत्तम सेवाएं उपलब्ध कराना। अगर हम देखें जो सहकारी बैंकों का स्ट्रक्चर होता है वो इस त्रिभुज के माध्यम से, स्ट्रक्चर के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि वो 3 स्तर पे होती हैं। वो 3 स्तर पे होती हैं। सबसे अगर ऊपर देखें तो राज्य स्तर पे होती हैं। दूसरा उससे नीचे अगर आए तो एक केंद्रीय स्तर पे होती हैं। केंद्रीय स्तर का मतलब है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिला लेवल पे होती हैं। ये जिला स्तर पे वो जो केंद्रीय स्तर की जो बैंक, सहकारी बैंक होते हैं वो जिले स्तर पे स्थापित किए जाते हैं। फिर अगर वहाँ से आपको देखें जो अन्य है तो ये आप देखेंगे प्राइमरी सहकारी, जो प्राथमिक स्तर पे बने हैं। ये प्राइमरी यानी ये ग्रामीण स्तर पे हैं। ग्रामीण, अब यहाँ पे आपको फिर से हम आपको समझा देना चाहते हैं कि राज्य स्तर पे जो स्टेट लेवल पे है, इनका जो स्थान होता है वो स्टेट पे होता है।
लेकिन जो केंद्रीय स्तर पे होती हैं, कन्फ्यूजन यहीं पे होगा, ये केंद्र के स्तर पे नहीं बल्कि जिले के स्तर पे बनी होती हैं। ध्यान दीजिएगा, जिले के स्तर पे केंद्रीय सहकारी बैंक होते हैं। और जो प्राइमरी सहकारी है ये गांव के स्तर पे होती है। 3 लेवल है, आपको हमने समझाया, तो आपको बताया कि 3 स्तर है। पहला स्टेट स्तर, दूसरा डिस्ट्रिक्ट स्तर और तीसरा ग्राम स्तर, विलेज स्तर। तो जो डिस्ट्रिक्ट स्तर है उसका नाम है केंद्रीय सहकारी बैंक, उन्हें केंद्रीय स्तर के नाम से जानते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर। यहाँ से अगर हम आगे चलें तो हम बात करेंगे सहकारी बैंकों के महत्व के बारे में। इनका महत्व क्या है हमारे सोसाइटी में, हमारे ग्रामीण विकास में। देखिए, यहाँ पे आपको समझ लेना होगा कि ये ग्रामीण स्तर को सशक्त इम्पावर करने का कार्य करती हैं। और ये इम्पावरमेंट यानी जो रूरल डेवलपमेंट है, जो हमारा ग्रामीण विकास है, उसमें बहुत बड़ा योगदान देती हैं। कैसे देती हैं? सबसे बड़ा योगदान का काम ये करती हैं कि ये बैंकिंग जोड़ से देश की प्रगति की महत्वपूर्ण भूमिका तो निभाती हैं, साथ ही साथ ग्रामीण लोगों को, किसानों को ये बीज उपलब्ध कराती हैं, खाद उपलब्ध कराती हैं, आपके छोटे बड़े यंत्रों को उपलब्ध कराती है। ट्रैक्टर देती हैं, रोटावेटर देते हैं, कल्टीवेटर देते हैं, थ्रेसर देते हैं और साथ ही कीटाणुनाशक औषधियाँ भी उपलब्ध कराती हैं। धान के लिए चावल और जो भी चीज़ें होती हैं, आटा चक्की, ट्रैक्टर आदि, ये यंत्र भी उनको उपलब्ध कराती हैं सस्ते किस्में। ये जी इसके लिए जो उनको ऋण मिलता है, जो ब्याज होती है, उनकी दर बहुत ही कम होती है। यानी ये करती क्या है सहकारी जो बैंक होते हैं, सस्ते ऋणों पर ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण उपलब्ध कराते हैं। ऐसे में इस सरकार के उस उद्देश्य को पूरा करते हैं जहां पे सरकार कहती है कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण सस्ता देंगे और वित्तीय समावेशन लेके आएंगे। तो कहीं ना कहीं वित्तीय समावेशन का एक टूल बनकर सरकार के सामने और ग्रामीण क्षेत्रों के भी आते हैं। और जो हमारी कम पढ़ी लिखी आबादी है, जो हमारी अनपढ़ लोग हैं, उनके लिए ये उनको वित्तीय समावेशन की मेन स्ट्रीम में जोड़ने का कार्य करती है और उन्हें ऐसे लोगों के जाल से बाहर निकालती है। आपको समझना होगा कि गांव में जो ऋण मिलता है वो कैसे मिलता है। ये गांव है, गांव में होते हैं महाजन। ये जो महाजन होते हैं, जब कोई एक आदमी, मान लीजिए यक्स पर्सन या बुधई इनसे जाके कर्ज लेगा, तो ये बुधई को बिना बॉन्ड के कर्ज देते हैं। बॉन्ड नहीं लेते, बॉन्ड यानी कोई भी गिरवी, कोई चीज़ नहीं रखते, कोई गिरवी नहीं रखते। लेकिन ये जितना चाहे बुधई उतना इनको पैसा तो देते हैं, लेकिन उसके एवज में ये उनसे मजदूरी करवाते हैं। मजदूरी तो करवाते हैं, चलो ठीक है, लेकिन उसके बाद जो उनका जो ब्याज होता है, ब्याज की दर बहुत ऊंची होती है। ब्याज की दर लगभग 200% तक होती है। यानी हुआ क्या, जो हमारे गांव का सबसे नीचे का तबका है, जो हमारे समाज का सबसे नीचे का तबका है, गरीब जो है, जो ऋण भी अगर पाता है तो उसकी ब्याज दर बहुत अधिक है, वो बैंक तक उसकी पहुंच नहीं है और महाजनों तक उसकी पहुंच है। तो महाजन उसका शोषण करते हैं। कैसे उसका शोषण करते हैं? मजदूरी कराकर उनका शोषण करते हैं। और साथ ही साथ जब ये पे करते हैं तो ये अधिक ब्याज दर 200% की ब्याज भी देते हैं। अगर नहीं देते तो उनको जो खेत होता है, जो संपत्ति होती है, ये महाजन हड़प लेते हैं। यानी कहीं ना कहीं ये ऋण डेप्ट में फंस जाते हैं, कर्जा लेके फिर कहीं से कर्जा देते हैं अगर वो अपना खेत बचाना चाहते हैं तो। ऐसे में ये जो ऋण जाल होता है, सहकारी बैंक ऐसे लोगों को ऋण देकर उनको ऋण जाल से बचा लेती है। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पर आपने महत्व देखा, तो इनकी अब बात करेंगे, इनकी समस्याएं क्या है, सहकारी बैंक की अब समस्याएं क्या है। पहली बात आपको समझ लेना होगा कि इनका जो आकार होता है बहुत छोटा होता है। ये बहुत छोटे स्तर पर कार्य करती हैं, बहुत सारे गांवों तक इनकी पहुंच नहीं है, यानी एक्सेस की लिमिटेड एक्सेस है। फिर अगर हम बात करें कि जो सहकारिता है, जो कोऑपरेशन है, पूरे भारत में लगभग 45% क्षेत्रों में पाया जाता है। अगर 45% ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारिता है तो आपको ये चीज़ नोटिस करनी होगी कि शेष 55% भाग इस ऋण से बाहर है, जो हमारे लिए एक मेजर चैलेंज है, जिन्हें हमें नोटिस करना होगा कि अभी भी हमारे पास 55% ऐसी आबादी है जो सहकारी बैंकों या सहकारिता से
बाहर है, जिन्हें हम सहकारी बैंकों से ऋण नहीं दे सकते। यानी ये 55% आबादी हमारी फंस जाती है महाजनों के चंगुल में, सूदखोरों के चंगुल में, और उनसे इनका शोषण होता है, और सबसे गरीब ही होते हैं, और इनका विकास पूरी तरह रुक जाता है। वित्तीय समावेशन से ये बहुत बहुत दूर हो जाते हैं। यह समस्या हमारे देश के सामने खड़ा होता है। और अगर देखें तो इनका जो होता है, इनके बीच में इनके नियंत्रण को लेकर, जैसा हमने बताया कि इसमें स्टेट और सेंटर दोनों का रोल होता है। हमने आपसे पहले चर्चा की कि इसमें राज्य सरकार इसकी नियमन करती है और मॉनिटरिंग करती है आरबीआई। तो आप देखेंगे तो इसको लेके द्वंद्व सा उत्पन्न होता है, एक समस्या द्वंद्व की आती है। कैसे द्वंद्व? एक इनके नियंत्रण को लेकर द्वंद्व उत्पन्न होती है। नियंत्रण और नियमन के लेके आरबीआई द्वारा और राज्य सरकार के बीच में एक द्वंद्व सा ये उत्पन्न होता है कि विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है। आरबीआई उसे अपने तरीके से मॉनिटरेट चलाना चाहती है, और जबकि राज्य सरकार उसे अपने तरीके से। तो ऐसे में बीच में ये पिसे हुए हो जाते हैं, बीच में पड़े रहते, खिंचे हुए हो जाते हैं। ना आरबीआई की कर पाते हैं, ना ये स्टेट सरकार की। ये है इसकी समस्याएं। अगर समस्याओं से हम मूव करें तो हम बात करेंगे अपने अंतिम टॉपिक की तरफ, आरबीआई की, कि आरबीआई का इसमें क्या रोल है या आरबीआई की बेसिक क्या है। देखिए, आरबीआई की जो स्थापना हुई थी ये ब्रिटिश गवर्नमेंट में हो चुकी थी। जो हमारी ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश सरकार जिसने भारत पे लगभग 200 सालों तक शासन किया, उसने आरबीआई की स्थापना की थी। कब की थी? 1 अप्रैल 1935 का, ध्यान रखिएगा, 1935। भारत शासन अधिनियम एक एक्ट आया था 1935, जिसके तहत आरबीआई की स्थापना का प्रावधान किया गया था कि एक सेंट्रल बैंक बनाया जाए। तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई, और जो एक्ट लाया गया, जो अधिनियम लाया गया, उस एक्ट का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। 1934 का रिजर्व बैंक का एक्ट है, जिसके तहत उसकी स्थापना की गई। और यह स्थापना हुई कब? 1935 में। अगर देखा जाए तो ये जब ब्रिटिश सरकार ने इसे बनाया, स्थापना ब्रिटिश सरकार ने की, एक्ट ब्रिटिश सरकार का था, तो इसका राष्ट्रीयकरण होना अनिवार्य था। तो इसका जो राष्ट्रीयकरण कर दिया गया 1 जनवरी 1949 को, इसका भारत के स्वतंत्र भारत में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। जैसा कि आपको पता होगा कि भारत 1947 में आज़ाद हो गया, तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। अब अगर इसके कुछ फीचर की बात करें तो इसके कुल 29 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इसका जो मुख्य कार्यालय है एक, उसके अलावा 29 क्षेत्रीय कार्यालय है। दूसरी बात करें तो आरबीआई जो रिजर्व बैंक है, ये भारत का केंद्रीय बैंक का काम करता है। तीसरी बात करें, ये बैंकों का बैंकर है। ये बैंकों का बैंकर यानी सभी बैंकों के लिए दिशा निर्देश जारी करता है, बैंकों का संचालन करता है। भारत की जो मॉनेटरिंग पॉलिसी होती है, जो मौद्रिक नीति है, जो मॉनेटरी पॉलिसी है, इसका संचालन आरबीआई करती है। रिजर्व बैंक अपनी अर्थव्यवस्थाओं को कैसे नियंत्रित करता है? वो करता है मॉनेटरिंग पॉलिसी के तहत। ये अपने कुछ टूल्स का यूज करता है, जैसे CRR जिसे कहते हैं, CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये जो इसके कुछ टूल्स होते हैं जिनके तहत वो अपनी भारत जो मार्केट है, मार्केट में लिक्विडिटी ऑफ मनी को कंट्रोल करता है। मनी जो आपकी मनी सप्लाई है उसे नियंत्रित करता है। आपको बता दें, जो भारत के वर्तमान गवर्नर हैं शशिकांत दास, 4 सितंबर 2016 को उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया, और तब से अभी तब तक आज की डेट तक, जून 2020 तक वो अपना कार्यभार संभाल रहे हैं। ठीक है मित्रों, तो आज के वीडियो में इतना ही। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तो अधिक से अधिक हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। इससे हमको हौसला मिलता है, हमको प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है मित्रों, तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर। और ध्यान रहे कि टेलीग्राम पर जो हम वीडियो आपकी जो कर रहे हैं, जो जिन टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं, इन टॉपिक को लेकर पर डे 9:30 बजे रात्र में हम उन टॉपिक से लेकर डिस्कशन, उस टॉपिक को लेकर क्वेश्चन आंसर डिस्कशन चलता है। और क्वेश्चन आंसर हम देते हैं और उनका आंसर आप लोग पोल कराते हैं। जो हमारे क्वेश्चन होते हैं, हम क्वेश्चन डालते हैं, 15-20 क्वेश्चन, उन्हें आप सॉल्व करते हैं। टाइम होता है 9:30 पर।
ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।